जी नमस्कार सर। मुझे ये जो योजना चल रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्या है? जी नमस्कार। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 3 योजना संचालित किया जाता है, जिसमें से एक योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार अधिकतम 4 लाख तक की राशि उपलब्ध कराती है। तो आगे मेरा ये सवाल है सर, इस योजना का लाभ किसे मिलता है? इस योजना का लाभ वैसे अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार का अस्थायी निवासी हो और अपनी अंतिम शैक्षणिक बिहार से पास आउट हो। जैसे यदि वह इंटर से आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जैसे बीए की पढ़ाई हो या मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, कोई प्रोफेशनल हो या ट्रेडिशनल हो, दी जाती है। परंतु इंटर की पढ़ाई बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास आउट होनी चाहिए। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? जैसा कि मैं अभी आपको बताया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए सरकार देती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो 4 लाख अधिकतम राशि हो गई, और क्या उससे कम अगर हमें कॉलेज में फ़ी लग रहा है तो क्या हम कम भी ले सकते हैं? जी, अच्छी प्रश्न है आपकी। मैंने बताया आपको कि अधिकतम सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपए देती है। इसमें आपके कॉलेज, आपके कोर्स पर निर्भर करता है कि आपका पढ़ाई क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे बीए में पढ़ाई करते हैं, तो बीए में क्या खर्च है, वो खर्च के आधार पर ही आपको सरकार पैसा देती है। यदि आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका खर्च स्वाभाविक है कि कम होगा, उसके आधार पर सरकार देती है। यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका खर्च अधिक है, उस हिसाब से सरकार देती है। अर्थात यदि आप, अगर हम डिटेल आपको बताना चाहें तो बिहार सरकार पूरे भारत के कॉलेज को 3 कैटेगरी में बांटी हुई है। कैटेगरी ए वाले को दिया जाता है, कैटेगरी ए वाले को 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देती है सरकार। यानी ग्रुप ए में मेट्रोपॉलिटन सिटी आता है, जैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े बड़े महानगर में पढ़ाई कर रहे हो तो प्रत्येक माह 5,000 के हिसाब से सरकार देती है। अर्थात 5,000 रुपये पर मंथ सरकार एनुअली देती है, 5,000 मंथ के हिसाब से, यानी प्रत्येक वर्ष 12 पंच 60, यानी एक माह में 5,000 रुपये देती है, तो एक वर्ष में 60,000 रुपये सिर्फ आपको लॉजिंग और फूडिंग के लिए देती है। इसके अलावा आपके कॉलेज के फ़ी क्या है, कॉलेज का फ़ी के आधार पर, यदि आपका कॉलेज का फ़ी एनुअली 50,000 है या 1 लाख है, 4 ईयर का कोर्स है तो उस हिसाब सरकार देगी। यदि 4 ईयर का कोर्स है तो आपको प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए देती है। यदि आपका खर्च 4 लाख है कॉलेज का, तब तो सरकार 4 लाख देगी। यदि आपका खर्च 4 लाख से अधिक है, अर्थात 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तब भी सरकार आपको 4 लाख ही देगी। यदि आपका पढ़ाई का खर्च, कॉलेज का फ़ी कम है, अर्थात 4 लाख से कम है या 3 लाख से कम है या 2 लाख से कम है, तो उस हिसाब से सरकार देती है। यदि आपके कॉलेज का खर्च 1 लाख रुपए है तो 1 लाख ही देगी सरकार, ना कि 4 लाख।
तो सर मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसा कि आपने मुझे यहाँ पे बताया कि फ़ी कोर्स जो होता है वो देता है, ये जो आप 5,000 की बात जो की है पर मंथ की, तो ये क्या उसमें दोनों को मर्ज करके दिया जाता है? जैसा कि मैं अभी बताया आपका ग्रुप ए के बारे में ही बताया था, ग्रुप बी सी नहीं बता पाया था, तो उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। ग्रुप ए बता दिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी आता है। ग्रुप बी में जो ज़िला आता है, जिस राज्य का ज़िला, सारा इस आपको यूट्यूब लिंक में सब दिया गया है, पिन किया हुआ है, कौन से राज्य को, कौन से ज़िला को कितना किस ग्रुप में रखा गया आप देख लेंगे। ग्रुप बी में आने वाले शहर को 4,000 पर मंथ के हिसाब से देती है, जबकि ग्रुप सी छोटे छोटे ज़िला जैसे खगड़िया ज़िला हो गया, दरभंगा हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया, ऐसे छोटे छोटे ज़िले को 3,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। तो ये जानकारी तो बहुत अच्छी है, विद्यार्थियों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अच्छे क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आगे का मेरा ये सवाल है सर, क्या राशि नहीं देने पे क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है? जी, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि ये सरकार आपको पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्थात शिक्षित बनने के लिए देती है अधिकतम 4 लाख रुपए। इसका एक कंडीशन है, मैं अभी आपको बताया हूँ कि लड़का को 4% साधारण ब्याज पर सरकार उपलब्ध कराती है राशि, जबकि लड़की को 1% साधारण ब्याज पे। कंडीशन होता है यदि आपका पढ़ाई, उदाहरण स्वरूप यदि आपका पढ़ाई 4 वर्ष का है जी। सेशन 2025 से 29, इस दौरान आप यदि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेते हैं तो 4 साल प्रत्येक ईयर जो आपको सरकार देगी पैसा, 4 साल तक सरकार सिर्फ पैसा देगी और 1 साल आपको एक्स्ट्रा देगी कि आप जो लिए हैं पैसा उसको एक साधारण किस्त पर रिटर्न कर दे। यदि आप लोन की राशि या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा ली गई राशि 2 लाख से कम है तो आपको 60 किस्त में लौटाना है। ये सारा किस्त का इंस्टॉलमेंट EMI आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सरकार के द्वारा भेज दी जाती है और एक अकाउंट नंबर होता है, उस पर आप नियमानुसार प्रत्येक माह EMI के आधार पर आप फिल कर सकते हैं। यदि आप 2 लाख से अधिक लिए हैं तब आपको 84 यानी 84 किस्त में लौटाना होता है। ये लौटाना अभी तक के नियमानुसार अनिवार्य है, आपको लौटाना ही होगा। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी योजना है, यानी इसमें हम पैसा ले भी सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और 1 साल के समय अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, तो इसमें माफ़ी का भी प्रावधान होगा। हाँ, जैसा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माफ़ी का अभी तक गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, माफ़ी का अभी कोई प्रावधान नहीं, आपको राशि लौटाना ही पड़ेगी। जी, तो साथ में आप हमें ये भी जानकारी दीजिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिल जाने के बाद सेकंड के लिए, थर्ड के लिए हमें क्या करना होगा? यदि आपका फर्स्ट यदि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने संबंधित जिला के DRCC ऑफिस, जिसको हिंदी में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कहते हैं, वहाँ पे आप अपने शैक्षणिक सभी आवश्यक कागजात लेके जाते हैं, साथ में को एप्लीकेंट मतलब गार्जियन, चाहे आप अपने माता या पिता को ले जाए या माता पिता नहीं होने की स्थिति में आप अपने भाई बहन को भी गार्जियन के रूप में बना सकते हैं। आप अपने सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल पेपर लेके DRCC ऑफिस जाए, वहाँ पे निःशुल्क आपका ऑनलाइन का प्रक्रिया है। सभी DRCC में निःशुल्क ऑनलाइन करने का काउंटर बना, वहाँ आप ऑनलाइन करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट अमाउंट आपका ऑनलाइन के पश्चात ही प्रक्रिया के बाद आपको मिल जाता है। यदि आप सेकंड पेमेंट लेना चाहते हैं, सेकंड पेमेंट लेने का नियम है, जैसे यदि आप पार्ट 1 का पैसा आपका मिल जाता है, पार्ट 1 का अर्थात पहला किस्त तो आपको
खुद स्वतः मिल जाएगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको पार्ट 1 पास करना होगा। यदि आप बीए में हैं तो बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम पास करना होगा। पास करने के बाद आपको मार्कशीट जो मिलता है वो, और डीआरसीसी कार्यालय में एक घोषणा पत्र मिलता है वो। यदि आप डीआरसीसी कार्यालय नहीं जा पाते हैं तो आप बिहार सरकार के साइट MNSSBY के पोर्टल पे जाकर ऊपर राइट साइड से घोषणा पत्र को डाउनलोड कर ले, और जो करेंट मार्कशीट है, जो आप पार्ट 1 के एग्ज़ाम का करेंट मार्कशीट है, वो घोषणा पत्र कहीं कहीं बोनाफाइड भी लेता है सरकार, कहीं कहीं प्रमोशन लेटर भी लेती है, तो वो आप अपने डीआरसीसी या अपने जिला के संबंधित कार्यालय संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। उसको आप सब्सिक्वेंट पेमेंट के माध्यम से अपलोड करना होता है, तभी आपको दूसरा किस्त मिलता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, जो आप फॉर्म भर रहे होते हैं। फॉर्म भरने के दौरान जो आपको यूज़र आईडी मिलता है, यूज़र आईडी अर्थात आपका रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड, उससे जब आप MNSSBY पोर्टल को ओपन करेंगे तब उसमें सब्सिक्वेंट पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसमें 2 ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन में आप अपना करेंट मार्कशीट या प्रमोशन लेटर या बोनाफाइड या तीनों को मर्ज करके अपलोड कर दें। एक आता है जिसमें घोषणा पत्र अपलोड करना होता है, उसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम, हस्ताक्षर लिखकर अपलोड कर देते हैं तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। इसी प्रकार थर्ड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए हमको सेकेंड ईयर का वही प्रक्रिया करना होगा आपको, और सेकेंड ईयर का मार्कशीट आप अपलोड करेंगे तो थर्ड का मिलेगा, थर्ड का करेंगे तो फोर्थ का मिलेगा। ये प्रक्रिया है जी। तो जैसा कि इसमें ये प्रावधान भी है कि इसको हम 1 साल के लिए या फिर समय अवधि बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? अगर हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो इसका कोई भी एक्स्ट्रा समय बढ़ाने का कोई तो उपाय होगा, बताइए। हाँ, इसका बढ़ाने का प्रावधान सरकार की हुई है। यदि आप निश्चित समय में आप नहीं दे पाते, एक सर्टेन टाइम जो निर्धारित किया हुआ है सरकार, आप ये उसमें नहीं दे पाते हैं तो आपको सरकार अतिरिक्त समय 1 या 2 वर्ष को और देगी। वो आपका मॉनिटरियम पीरियड होगा। जैसे आप 4 साल की पढ़ाई ख़त्म कर लिए हैं और 4 साल के बाद 1 साल सरकार आपको जॉब की तलाश के लिए एक्स्ट्रा समय देती है, अर्थात 5 वर्ष। यदि आप 5 वर्ष में भी पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो अब आप 6 महीने करके आप 1 से 2 वर्ष और समय एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको आप अपने संबंधित कोर्ट में जाए या रजिस्ट्री ऑफिस में जाके एक एफिडेविट बनाना होगा। एफिडेविट में आपको दर्शाना होगा कि उसमें आपका प्रक्रिया होता है। आप ईमेल में सारा मैटर दिया रहता है, उस ईमेल में जो भी मैटर रहता है उस स्टाम्प पेपर में आप प्रिंट आउट कर लेते हैं, और प्रिंट आउट करने के बाद आप अपने संबंधित जिला के वित्त निगम में जाके जहां आप एग्रीमेंट किए थे वहां पे जमा करना होता है। लेकिन जमा करने से पहले आप उस स्टाम्प पेपर को अपने यूजर आईडी पासवर्ड से अपलोड करेंगे पोर्टल पे। अपलोड करने के बाद आप उस सॉफ्ट कॉपी को संबंधित डीआरसीसी में जमा कर देंगे। ये वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार इसका समय रहता है। फर्स्ट बार एक्सटेंशन करने के लिए आप कभी भी कर सकते हैं वर्ष में, लेकिन आप जब सेकेंड अर्थात 6 महीने के बाद आप दूसरा 6 महीने का बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्ष में 2 समय निर्धारित किया गया है। पहला मई जून में अपलोड कर सकते हैं और दूसरा दिसंबर, लास्ट 31 दिसंबर टाइम रहता है तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो सर एक जानकारी और चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि समय अवधि हम बढ़ा सकते हैं जो प्रक्रिया उसके तहत, तो इसमें क्या ब्याज भी बढ़ते जाएगा या फिर जो शुरुआती जो लागू था ब्याज 1% लड़की के लिए और 4% लड़कों के लिए तो वही रहेगा? हाँ, जैसा कि सरकार का गाइडलाइन के अनुसार जैसे 5 वर्ष आपको सरकार देती है, मैं अभी 4 साल की पढ़ाई का बात कर रहा हूँ। जैसे कोई बीए 4 साल का पढ़ाई कर रहा है या कोई बीटेक कर रहा है 4 साल, और 1 साल एक्स्ट्रा जो सरकार देती है, 5 वर्ष सरकार देती है। इसमें तो जो निश्चित जो सर्टेन ईएमआई निश्चित की है सरकार, उस आधार पे देना है। यदि आप एक्स्ट्रा समय बढ़ाते हैं तो उसमें उस दौरान का जो 1% इंटरेस्ट है उसमें आपको ऐड होगा।
कितना परसेंटेज ऐड होगा सर? हाँ, लड़की के लिए अभी मैं पहले बता चुका हूँ, लड़की के लिए 1% साधारण ब्याज 1% और लड़का के लिए 4%। और एक सवाल और है, नहीं चुकाने पे क्या होगा? देखिए, अभी तक तो सरकार का गाइडलाइन के अनुसार राशि को जो भी आप लिए हैं वो तो चुकाना ही होगा। यदि आप नहीं चुकाते हैं तो सरकार आप पर अग्रतर कार्रवाई कर सकती है। जी, एक और आखिरी सवाल है मेरा, जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट्स है जो इस योजना का लाभ ले चुके हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है, अगर इसी बीच में उनकी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना होगा? लोन चुकाना होगा या फिर उनको माफ़ कर दिया जाएगा? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। जैसा कि मैं बता दूं, सरकार की गाइडलाइन कुछ ही मंथ पहले सरकार का गाइडलाइन आया हुआ था। मैं आपको उस गाइडलाइन से अवगत करा देता हूं। यदि कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त देय है, अर्थात जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो उनका इंटरेस्ट का ब्याज की राशि होती है वो आपको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अर्थात जितना मूल राशि है वो आपको लौटाना होता है। इतना रिलीफ किया गया है जिसका मृत्यु हो जाता है, लेकिन फिर भी पैसा आपको लौटाना ही है, लेकिन लौटाना है विदाउट इंटरेस्ट। जो मूल राशि लिए वो लौटाना तो होगा। उसमें तो हमें ये देना होता, प्रमाणित करना होगा किसी कागजात के माध्यम से कि विद्यार्थी अब नहीं रहे, कैंडिडेट नहीं रहे। हाँ, उसके लिए तो आपको डेथ सर्टिफिकेट या कोई ऐसा प्रमाण देना होगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस आधार पर गवर्नमेंट का कुछ नियम है, रूल रेगुलेशन है, उस प्रक्रिया विधिवत प्रक्रिया के बाद ही ये कार्रवाई किया जा सकता होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने, और बहुत ही अच्छा पहल है बिहार सरकार का। तो हम सभी युवाओं से ये कहना चाहते हैं, जो भी युवा अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस योजना का लाभ अवश्य और अवश्य लें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। नमस्कार सर, थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए या नए नए अपडेट से अवगत रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल राजशेखर आज़ाद DRCC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।